तो बिहार में बम्पर वोटिंग और अब शुरू हो चुका है अनुमानों का सिलसिला कि आखिर किसकी टेंशन इस रिकॉर्ड वोटिंग ने बढ़ा दी है। क्या सीएम नीतीश को अब ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले चरण के मतदान ने शायद सत्ता विरोधी लहर के लिए ये उत्साह दिखाया है, या फिर अगर बीजेपी के दावे को माने तो बीजेपी का कहना है कि ये सत्ता लहर का उत्साह है। वहीं एक और खेमा है, एक और धड़ा है। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के संस्थापक, उनका ये दावा है कि अब परंपरागत राजनीति से मतदाता ऊब चुका है और ये उत्साह उसी का नतीजा है। कुछ सवाल पहले आइए अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार आखिर क्या संकेत दे रहा है। क्या राजनीति की जो व्यवस्था है यहाँ पर बदलती नजर आ रही है? बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड 65% का मतदान हुआ है और ये अब तक का सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया है। कभी ये 20 साल, कभी ये 30 साल कहा जा रहा है, लेकिन ये अब निकल कर सामने आ चुका है कि ये अब तक का, यानी कि 1951 से जब से बिहार में चुनावों की शुरुआत हुई है तब से अब तक का सबसे रिकॉर्ड मतदान है। चुनाव आयोग के एसआईआर को भी इससे जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एसआईआर ने मतदाताओं को जागरूक बनाने में मदद की और इसीलिए युवाओं और महिलाओं ने अधिक उत्साह दिखाया। राहुल गांधी ने एक दिन पहले जिस तरीके से वोट चोरी का मसला उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, युवाओं को अलर्ट किया था, उनसे एक आग्रह किया था। क्या उससे भी इस वोटिंग को जोड़कर देखा जाना चाहिए? बीजेपी का दावा तो ये है कि सत्ता की लहर में ही रिकॉर्ड वोटिंग देखी गई है और ये बात विपक्ष की तरफ से भी आ रही है कि जनता बदलाव चाहती है। 121 सीटों पर हुआ पहले चरण का मतदान, इसने क्या सीएम नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है? ये स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त स्ट्रेट टॉक के साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है प्रफुल्ल कोलख्यान, हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ प्रशांत कमल हैं युवा हल्ला बोल से, जिन्होंने युवाओं के अधिकारों को लेकर बिहार में एक लंबी यात्रा निकाली थी चुनाव से कुछ समय पहले। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में प्रशांत जी आपसे ही करना चाहती हूँ। ये कहा जा रहा है, अब तक बहुत सारे अनुमान सामने आ चुके हैं इस रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर, ये कहा जा रहा है कि युवाओं ने काफी उत्साह दिखाया है क्योंकि बिहार भारत का सबसे युवा प्रदेश भी है। प्रशांत जी। जी बिल्कुल, देखिए लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार तो व्याख्या करेंगे, लेकिन बिहार में जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जिस तरह का उत्साह दिखा है, उसके 3 बड़े कारण। सबसे पहला कारण तो यह है कि जो भी युवा शिक्षित है और जो रोजगार की चाह रखता है, उन सब में ये बात घर कर गई है, दिमाग में बैठ गई है कि ये जो वर्तमान भाजपा और जदयू की सरकार है, इसके बस में नहीं है रोजगार की व्यवस्था कर पाना। इसके बस में नहीं है कि उनको बिहार में ही जो है जीविका का साधन उपलब्ध हो। इनके बस का नहीं है कि वहां पे जो सरकारी भर्तियां जो पेंडिंग है उसकी जो भर्ती है वो सही तरीके से पूरी जी। तो एक तो उनमें काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है कि उनको अपने राज्य से बाहर जाकर के हजारों किलोमीटर जाकर के उनको धक्के खाना पड़ता है और तरह तरह की बातें और जो भी है वो सुनना पड़ता है। तो एक तो तबका वो है युवा जो अपने घर में, अपने गांव में, अपने जिले में रोजगार चाहता है और वो अब इस पलायन के दंश से जो है उब गया है। दूसरा जो हम लोगों ने एक बहुत मुद्दा इसको उठाया था कि पूरे राज्य में जिस तरह का बेरोजगारी की वजह से जो सूखा नशा का एक लहर उत्पन्न हुआ है जी, उसके चपेट में जो हमारे यूथ और जेनजी वहां आ रहे हैं, तो इसके खिलाफ महिलाएं भी बाहर आई। तो पहला चीज रोजगार है और दूसरा जिस तरह का नशा पूरे राज्य में फैला है उसके खिलाफ गुस्सा है, और तीसरा जो राहुल गांधी जी ने ठीक एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि ये जो वोट चोरी है ये किसी एक विधानसभा में नहीं हो रहा है, ये किसी एक लोकसभा क्षेत्र में नहीं हो रहा है, ये अब राज्य के पैमाने पर हो रहा है। तो ये जो बात जब लोगों तक गई है तो आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जिस विधानसभा में जीत का अंतर कम होता है उस विधानसभा में प्रशासन के लिए आसान होता है कि वो सत्ता के पक्ष में उस परिणाम को कर दे। तो इसलिए
हम लोगों ने और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने पूरे एक अभियान ये चलाया था कि भाई जीत का अंतर इतना बड़ा करो कि अगर चोरी हो भी जाए तो भी वो सत्ता में ना आ पाए। तो ये सब मिलाकर के एक बड़ा इसका असर हुआ है। और आप देखेंगे कि जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि ये सत्ता विरोधी लहर है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग पढ़ाई, कमाई, दवाई और सामाजिक भागीदारी के नाम पर लोगों ने वोटिंग किया है। ये आपको परिणाम मिलेगा। बिल्कुल। एक छोटी सी टिप्पणी सिद्धार्थ जी से भी ले लेती हूँ इससे पहले कि ब्रेक के लिए आगे बढ़े। सिद्धार्थ जी, आपको क्या लगता है बम्पर वोटिंग क्या मायने निकाले? जी हाँ, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और कोई बहुत जटिल मैथमेटिक्स नहीं है। 100 में से अगर मुझे 64 नंबर आते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से 64% होता है। लेकिन अगर मुझे 90 में से 60 नंबर भी आ गए तो परसेंटेज के हिसाब से 67% बन जाता है। तो कभी कभी होता ही है कि संख्या कम होने के बावजूद परसेंटेज बढ़ जाता है। इसको कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर इफेक्ट। ठीक है, आप SIR से जोड़ रहे से जी। हाँ, देखिए बिहार में सबको पता है कि वोट घटे हैं, वोट काटा है। चुनाव आयोग भी कह रहा है कि हमने वोट काटे हैं, 50 लाख वोट काटे हैं। तो जब आप वोट काटिएगा 50 लाख लोगों का, तो कुल वोटर की संख्या जब घट जाएगी तो पिछले बार जितने वोटर आए हैं उतने भी अगर निकल के आएंगे तो परसेंटेज में जंप दिखा देगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात, ये मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक इसको आप कहते हैं ना लंच अभी हुआ है। 50 ओवर एक तरफ, मतलब 2 चरण का मतदान है, 1 चरण हुआ है अभी तक। अभी इतनी जल्दीबाजी में इसका अंतिम नतीजा ये निकल गया है, ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। मैथमेटिक्स के हिसाब से तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार में 2020 से लेके 2025 के बीच में 1,67,00,000 वोटर बढ़े। ये डाटा बताता है 1,67,00,000 वोटर बढ़े। तो आपको अगर इस बार वोटर बढ़े हैं तो वोट देने वाले भी बढ़ने चाहिए थे 1,67,00,000, लेकिन उतने बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। संख्या कम उतनी बढ़ी नहीं है जितना कि वोट बढ़े हैं। इसका मतलब है कि परसेंटेज इसीलिए ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि आपने डिनोमिनेटर घटा दिया है। पिछले बार का डिनोमिनेटर इस बार का डिनोमिनेटर घट गया है। तो डिनोमिनेटर जब आप घटाते हैं, फिर से मैं कहता हूं, मुझे अगर 100 में से 64 नंबर आते हैं तो 64% आया। लेकिन अगर 90 में से मुझे 60 भी आते हैं तो भले नंबर मुझे 4 कम आए, लेकिन परसेंटेज दिखाएगा 3% बढ़ के 67% दिखा देगा। तो इसीलिए ये जो चुनाव आयोग बहुत जोर शोर से कह रहा है कि बम्पर वोटिंग वगैरह हो गई, ये सब मुझे नहीं लगता। ये बेसिक, बिहार के लोग तो ऐसे भी मैथमेटिक्स में हम लोग थोड़ा तेज होते हैं। इतना मैथमेटिक्स तो हमको आता है कि हाई स्कूल का मैथमेटिक्स में हमको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता जी। तो सिद्धार्थ जी, आप ये कहते हैं कि कोई उत्साह नहीं है, ये असल में जो है आंकड़ों की जो है हेरा फेरी है। एक ब्रेक लूंगी मैं, इससे पहले कि प्रफुल्ल सर से भी इस बम्पर वोटिंग के राज को दर्शकों तक पहुंचाया जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, स्ट्रेट टॉक में लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की बम्पर वोटिंग आखिर क्या कारण है, क्या जनता ने उत्साह दिखाया है या फिर चुनाव आयोग के SIR का ये असर है। हमारे साथ प्रफुल्ल कोलख्यान जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल सर, समझना चाहती हूँ, सिद्धार्थ जी जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में जो गणित है, मैथ्स है, इसके जो है बहुत ही प्रतिभाशाली जो है व्यक्ति निकल कर सामने आए हैं और चाणक्य की भूमि है, गणितज्ञ की भूमि है। लेकिन प्रफुल्ल सर, क्या ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, SIR से जैसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्या ये ऐसा नहीं है या है? जी देखिए, SIR का इफेक्ट है, लेकिन ये दूसरे तरह से। जी पहले आप सभी को नमस्कार। और सिद्धार्थ जी ने जिस ढंग से डिनोमिनेटर इफेक्ट की बात कही, वह बात बिल्कुल सच है। जब तक एब्सोल्यूट नंबर के संदर्भ में ही किसी भी परसेंटेज के रहस्य को समझा जा सकता है, और यही तो चुनाव आयोग कर रहा है कि कुल मतदान का एब्सोल्यूट नंबर नहीं बता करके परसेंटेज बता रहे हैं। और इतने बड़े डिनोमिनेटर में परसेंटेज में 0.002% अंतर होने से भी मतों का भारी अंतर हो जाता है। जी। पिछली बार जो चुनाव में जो अंतर हुआ था बिहार में, कुछ पॉइंट परसेंटेज में 1% भी नहीं से के अंतर से एक समूह सत्ता में हो गया और दूसरा विपक्ष में 5 साल तक बैठा रहा। जी। मतदान में वही प्राप्त मतों में भी कोई बहुत का अंतर नहीं था, 20-25 हजार अंतर था। जी। लेकिन उसका राजनीतिक प्रभाव जबरदस्त था। इस बार के परसेंटेज में अगर कोई बढ़ोतरी हुई है SIR के इफेक्ट से, प्रभाव से, तो वह बढ़ोतरी यह हुई कि बहुत सारे लोगों का मतदाता सूची से नाम काट दिया गया।
तो जिन लोगों का नाम बचा हुआ था उनको लगा कि ये महत्वपूर्ण अधिकार है, ये महत्वपूर्ण हमारे पास राइट है, इम्पोर्टेंट जो हमारे पास हासिल है और बचा हुआ है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भी उनमें उत्साह होगा जी। दूसरी बात यह है कि बिहार की जनता निश्चित रूप से बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। कोई स्पष्ट दिशा, स्पष्ट नीति, सरकार में कोई दिशा और कोई नीति नहीं है। डबल इंजन जरूर है बिहार में, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन दोनों इंजन के फ्यूल अलग अलग हैं। जिस जेडीयू की गाड़ी इंजन चलती है उस फ्यूल से भारतीय जनता पार्टी की इंजन नहीं चलती है जी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की इंजन चलती है ध्रुवीकरण से, लेकिन जेडीयू की इंजन उससे नहीं चलती है। उसके लिए चाहिए धर्मनिरपेक्षता, उसके लिए चाहिए सर्वधर्म समभाव आदि आदि जी। मैंने संक्षेप में ये बात कही। तो दोनों के अलग अलग मतलब फ्यूल हैं, उससे चलते हैं तो टकराव होना जाहिर था। लोगों में उत्साह है और बदलाव का उत्साह है। लोग चाहते हैं कि एक नई गतिशीलता सरकार में आए, एक किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से सरकार बाहर निकले। वैसे ही बिहार की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है जी। ऐसे में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो थी, खास करके एसआईआर के विरोध में, क्या उसका भी असर आप इससे जोड़ेंगे? क्या ये भी कुछ एक कारण रहा या फिर एक अहम कड़ी रही? जी, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जिस ढंग से अपना राजनीतिक प्रभाव विस्तार किया है और मुद्दों को लोगों के सामने में रखा है और लोगों की समझ में बात आ रही है, क्योंकि युवाओं को भी उनकी भी समझ में ये बात आ रही है। इसलिए उन्हें जो एक आशा का प्रतीक, क्योंकि भारतीय राजनीति में इस समय यह भी हो गया है कि लोगों की आशा का केंद्र ही खो गया है। पॉइंट ऑफ ट्रस्ट जिसे बोलते हैं वही लूज गया, उसी का लॉस हो गया है। राहुल गांधी ने पॉइंट ऑफ ट्रस्ट को आगे बढ़ाया है, सामने लाया है, इससे भी लोगों में उत्साह बढ़ा है, कुछ हो सकता है जी। रही बात की जेनजी जैसे इसका मुहावरा का इस्तेमाल करने के लिए, तो हमारे यहाँ जाहिर है कि जेनजी है, लेकिन आप जानते हैं कि यूरोप के और दूसरे जगह के मध्यकाल से हमारा मध्यकाल अलग भिन्न हुआ करता है। तो हमारे पास अब जो उम्मीद है वो जेनजी से अधिक जेन अल्फा से उम्मीद होगी, जो इसके बाद का जनरेशन है। लेकिन इतना बड़ा देश है और मतदान पेटी से ही, मतदाता ही अगर इसका परिवर्तन बहुत बड़ा कर सकता है, ऐसी मजबूत भावना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जेनजी इसलिए भी है कि मैं एक सेकंड में कहूँ कि नेपाल कभी भी गुलाम नहीं रहा, नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा। वहाँ के जेनजी का उदाहरण दिया जाता है। और भारत के संदर्भ में देखें तो एक अर्थ में भारत आंतरिक उपनिवेशवाद को भी अगर जोड़ लें तो भारत में आज़ादी बहुत मुश्किल का समय रहा है। इसी प्रकार बांग्लादेश को दोहरी आज़ादी का अनुभव है, दोहरी आज़ादी के दोहरे संघर्ष का अनुभव है। तो हमारे यहाँ मामला उतना ये नहीं है उसका, लेकिन हाँ मतदान पेटी से असर पड़ सकता है जी। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, ऐसे में जिस बात की आपने अपेक्षा की थी अपनी पहली टिप्पणी में, और प्रफुल्ल सर कहते हैं कि वर्तमान पीढ़ी से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, जो जेन अल्फ़ा है उससे उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहती हूँ कि युवाओं ने जिस तरीके का रोज़गार को लेकर रुख दिखाया था, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है कि महिला मतदाताओं में ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है। तो क्या घोषणा पत्र जो उधर से भी आए, सत्ता पक्ष से भी आए, विपक्ष की तरफ से भी आए, जीविका दीदियों की बात हुई और बहनों माताओं के खातों में जिस तरीके से 10-10 हज़ार रुपये पहुँचाए गए, इसका असर देखने को मिला? कुछ जानकारों का कुछ अनुमान ऐसे भी सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए निश्चित तौर से जो इसमें भी जो सिद्धार्थ जी ने बात कही वो काफी महत्वपूर्ण बात है, उससे कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोनों दो अलग अलग बात नहीं है, दोनों ही फैक्टर इसमें है जी। एक तो बदलाव की जो लहर है वो लोगों में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे युवा हो, महिला हो, सब में एक जो इतने साल का आक्रोश है वो इस मतदान में निकल रहा है। वो पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज जो आपने कही कि महिला के प्रति जो उनको पैसा दिया गया या फिर जो घोषणा पत्र में आया है, तो निश्चित तौर पे इसका असर है। महागठबंधन ने जो माई बहन मान योजना में जो है 2500 रुपए का वादा किया और सत्ता पक्ष ने भी 10,000 रुपए फौरी तौर पे अभी दिए जी। लेकिन बिहार की जनता जो है इतनी जागरूक तो है कि उनको पता है कि जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव के समय अकाउंट में आ गया, लेकिन अब उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है। दिल्ली में जब चुनाव हुआ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं। दिल्ली में उन्होंने वादा किया था कि 500 रुपए में होली पे सिलेंडर मिलेगा। दिवाली अभी बीत गई है, सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है।
तो ये खबर पहुंचती है। अब वो खबर, वो जमाना नहीं रहा कि खबर नहीं पहुंच रहा है बिहार। तो बिहार की महिलाओं को पता है कि ट्रस्टवर्दी गठबंधन कौन सा है, किस गठबंधन पर विश्वास किया जा सकता है। बिहार की जो महिलाएं हैं वो देख रही हैं कि हिमाचल में, कर्नाटक में पैसा अभी भी मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश और दिल्ली में जो किया गया वादा वो पूरा नहीं हो रहा है। तो भले उनके अकाउंट में पैसा चला गया हो, लेकिन उनके बुद्धिमत्ता पर पूरा जो है शक नहीं किया जाना चाहिए। बिहार की महिलाएं एकजुट होकर के महागठबंधन को जिताने के लिए ही बाहर आई। तो जब आप बोलते हैं एकजुट, यानी कि यहाँ पर जातिगत जो एक डिवाइड है वो नहीं है फिर, यानी पूरी महिलाएं जो हैं, महिला पूरा जो समाज है वो एकजुट होकर मतदान कर रहा है किसी एक गठबंधन के पक्ष में, जब आप कहते हैं कि महिला वर्ग? ये कहना थोड़ी कम ईमानदारी बरतना होगा कि सारी महिलाएं एकजुट होकर के वोट दे रही हैं। कोई भी जो इंसान होता है उसकी कोई एक पहचान नहीं होती है। खास करके जिस तरह का समाज बिहार, उत्तर प्रदेश या जो हिंदी पट्टी या यूं कहे तो पूरा देश में ही एक तरह से है, किसी एक इंसान की एक पहचान नहीं होती है। उसी तरह महिलाओं की भी पहचान सिर्फ ये नहीं है कि वो महिला है। महिला की पहचान भी उनके धर्म से है, महिला की पहचान भी उनके जाति से है, महिला की पहचान जो है उनके आय वर्ग से। तो ये कहना कि महिला जो है होमोजेनस ग्रुप है और एक तरफ से वोटिंग कर रही है, ये गलत है। लेकिन ये बात सही है कि महिला एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हो रहा है और ये बहुत ही शुभ संकेत है किसी भी लोकतंत्र के लिए। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि वो महागठबंधन के साथ खड़ी है और भारी संख्या में आपको ये 14 नवंबर को परिणाम के दिन देखने को मिलेगा। ऐसे में सिद्धार्थ जी एक छोटी टिप्पणी लेना चाहूंगी। जब बात महिला वोट बैंक की आती है तो नीतीश के वोट बैंक को इससे जोड़ा जाता है, और जब बात महागठबंधन की आती है तो यहाँ पर यूथ, क्योंकि तेजस्वी का वोट बैंक जो बड़ा एक वोट बैंक है वो यूथ जोड़ा जाता है। क्या आप फिर ये देख रहे हैं कि क्योंकि महिलाओं ने अगर उत्साह दिखाया तो नीतीश कांटे की टक्कर, बेशक उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया सीएम पद के लिए एनडीए की तरफ से और तेजस्वी को सीएम का दावेदार बना दिया गया, सीएम फेस घोषित किया गया, लेकिन बावजूद इसके नीतीश तेजस्वी को कांटे की टक्कर देते रहे? एक तो आपके विजुअल्स दिखा रहे हैं, काफी सारी महिलाएं लाइन में खड़ी होकर वोट कर रही हैं, तो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। क्योंकि आप बिहार के किसी भी गांव में आज चले जाइए, बिहार का गांव आज युवक विहीन गांव हो गया। आप किसी भी गांव में जाइए, आपको केवल महिलाएं दिखती हैं, बच्चे दिखते हैं और बुजुर्ग दिखते हैं। युवा दिखते नहीं है। युवा इतना पलायन कर गए हैं कि मोदी सरकार खुद कह रही है कि हमने 12,500 ट्रेनें लगाई हैं बिहार के लिए। एक एक ट्रेन में, एक एक डिब्बे में 72 लोग बैठते हैं और एक ट्रेन में 20 डिब्बे होते हैं। इसका मतलब है एक ट्रेन में 1,500 लोग जाते हैं। 12,000 ट्रेनें अगर आप कह रहे हैं कि आपने खोला, इसका मतलब मोदी सरकार खुद मान रही है कि करीब करीब 1.25 करोड़ बिहारी पलायन कर चुके हैं। और कभी हमने ये तो नहीं सुना कि इस तरह के 12,000 ट्रेनें तमिलनाडु से चल रही हैं। ये तो नहीं सुना कि कभी 12,000 ट्रेनें गुजरात से चल रही हैं, बिहार से ही चल रही हैं। इसका मतलब बिहार से पलायन हुआ है और बिहार से युवाओं का पलायन हुआ है। बची हुई महिलाएं बिहार में हैं और वही महिलाएं आपको लाइन में दिख रही हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि महिलाएं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में नीतीश कुमार की वोट बैंक है, 2-3 कारण है उसमें। एक पहला कारण तो यह है कि उन्होंने जो शराबबंदी लागू की है उसके चलते महिलाओं को लगता है कि उस नीति के चलते हमारे घर में थोड़ी बहुत शांति है। दूसरा, उन्होंने कुछ विधायी रचनात्मक काम भी किया है। ग्राम पंचायत के स्तर पर जब महिलाओं को आप 50% आरक्षण देते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ जाता है। तो महिलाएं, क्योंकि नीतीश कुमार के वोट बैंक थी, इसीलिए इस SIR में हमें पता है, डाटा ये बताता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए। इसका मतलब गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी महिलाओं का वोट ज्यादा कटा भी है और बचे हुए भी बिहार में ज्यादा महिलाएं ही है। इसीलिए आपके विश्वास बता रहे हैं कि ज्यादा महिलाएं लाइन में खड़ी हुई है। ये तो बिल्कुल सीधी बात हो गई है। दूसरी बात, जिस तरह से पलायन और 2 चीजें बिहार को आज बहुत ज्यादा दर्द दे रही हैं। हर बिहारी के मन में, वो चाहे बिहार में रहता हो या मेरे तरह का आदमी बिहार का होते हुए भी बिहार में ना रहता हो, हम लोगों को, बिहार के सब लोगों को, सामान्य रूप से बिहार के लोगों को 2 चीजें बहुत दर्द दे रही हैं। एक तो पलायन और दूसरा बढ़ता हुआ अपराध। और इन दोनों चीजों पर कहीं पर भी पिछले जो सरकार है, भाजपा नीति सरकार है, सबको पता है सरकार भले नीतीश कुमार की है लेकिन पीछे से भाजपा उसको कंट्रोल करती है। तो भाजपा की सरकार
क्या कहते हैं, अपराध भी नियंत्रण करने में नाकाम रही है और पलायन भी रोकने में नाकाम रही है। अपराध रोकने में इतनी नाकाम रही है कि उसकी भाजपा की खुद की पुलिस भाजपा के ही समर्थित कैंडिडेट को मुकामा के हत्या के जुर्म में आप अरेस्ट करते हो कि आपने किसी के हत्या की है, तो उन्हीं की पुलिस उन्हीं के कैंडिडेट को पकड़ रही है। इसका मतलब वो खुद मान रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। और जब भाजपा खुद कहती है कि हमने 12,000 ट्रेनें चलाई, इसका मतलब भाजपा खुद कह रही है कि पलायन हो रहा है। तो मुझे बताइए कि जिस बिहार के लोगों का सबसे बड़ा दो दर्द जो है, एक पलायन और एक बढ़ता अपराध, इसको सरकार ठीक नहीं कर पा रही है, तो स्वाभाविक है कि जो वोटिंग होगी, वोटिंग में ज्यादा प्रतिशत वोट जो है उसके विरुद्ध में जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में वोटिंग सरकार के विरुद्ध में हो रही है। जो फिर एंटी इनकम्बेंसी जो है, सत्ता विरोध में नहीं जा रहा हूँ मैं। परसेंटेज का खेल फिर बहुत जटिल है, बड़ा पेचीदा है। परसेंटेज का खेल आप इस आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, सिद्धार्थ जी की बात बिल्कुल सही है, बल्कि जिस आधार पर वो कह रहे हैं कि जब तक एब्सोल्यूट नंबर नहीं है तो आप परसेंटेज कैसे सामने रख सकते हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का और सीधे चलेंगे प्रफुल्ल सर के पास। प्रफुल्ल सर, युवा और महिला मतदाताओं पर बातें हो रही हैं, लेकिन इसी बीच पलायन और अपराध की बात सिद्धार्थ जी ने कर दी है। अभी तो पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, दूसरे चरण का मतदान बाकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही बिहार में रैली करते हुए कह रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि कट्टा सरकार अगर आ जाएगी, अगर आप उनके बहकावे में आ जाएंगे। तो ये जो अपराध का डर दिखाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, पहले चरण में मैं थोड़ा सा अगर मैं उस विस्तार में जाऊं तो दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, तेजस्वी की अधिकतर सीटें पहले फेज में आ रही हैं और इसी के साथ साथ महागठबंधन, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान की अधिकतर सीटें आ रही हैं। और जब बात करती हूँ मैं महागठबंधन की, तो कुछ तेजस्वी आरजेडी की सीट भी है यहाँ पर और फिर विपक्ष वाम दल की भी कुछ सीटें हैं। तो इस लिहाज से जो गठबंधन की छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनकी किस्मत को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं या कम संख्यक पार्टियां हैं, हाँ, उनकी किस्मत भी इस बार पिछले चुनाव से बहुत भिन्न नहीं है। हालांकि सीटों के लिहाज से मुझे लगता है कि वो लड़ रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार से बेहतर होगा इस बार। उसका चिराग पासवान के लिए आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं? चिराग पासवान जिन्हें 29 सीटें मिली। जी नहीं, चिराग पासवान की पार्टी छोटी पार्टी नहीं है। 29 सीट पर वो लड़ रहे हैं, एनडीए के तीसरे सबसे बड़े घटक है। ऐसे उनको छोटी पार्टी में हम हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, 2-2, 3-3, 4-4 पर लड़ने वाले। हमारे यहाँ एनडीए में भी, इंडिया गठबंधन में भी, जैसे मान लीजिए मुकेश सहनी वगैरह हैं, हालांकि उनकी सीट भी इस बार ज्यादा ही है जी। तो जो दहाई में लड़ रहे हैं और उनको छोटी पार्टी के रूप में, छोटे पार्टनर के रूप में देखना वैसे भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनका एरिया बिल्कुल कंडेंस्ड होता है, तो इसलिए उस इलाके में उन्हीं का डोमिनेशन होता है, तभी तो उनको मिलता है टिकट। ठीक है, देखिए, मैं 12,000-12,500 के ट्रेन वाले मिथ पर बात करना चाहता हूँ। कुल ट्रेन तो आपके पास 13,000 13,500 है, तो 12,500 अगर बिहार को ही झोंक दिया तो आपके पास रहा क्या? ऐसा हो नहीं सकता है। आप डाटा को हमेशा इन्फ्लेट करने में, अकॉर्डिंगली योर चॉइस, इन्फ्लेट और डिफ्लेट डाटा को आप करते रहते हैं। आप जितना फेरा है उस फेरे को आप गिन लेते हैं और उसमें भी हमको लगता है कि जोन वाइज गिन लेते होंगे। तो एक ट्रेन, एक सफर के 3 फेरे हो जाते होंगे। आप जानते होंगे भारतीय रेल क्या करता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक एक नाम से और दूसरे स्टेशन, अगले स्टेशन से अगले स्टेशन तक अलग नाम से जाता है। टिकट वो काटते हैं, जैसे पटना से दिल्ली, और बीच में मान लिया कि वो कानपुर, और कानपुर के बाद जो है एक अलग ट्रेन, उसका नाम घोषित कर देते, एक अलग नंबर लेके चलते। तो इस तरह की कारगुजारियां वो करते रहते हैं, इसलिए उनके 12,500 ट्रेन की बात नहीं। हाँ, कुछ ट्रेन उन्होंने चलाई है, छठ के नाम पर भी चलाई है, और वैसे भी बिहारियों की सुविधा के लिए कोई काम करते नहीं है। तो ये इसमें एक मिथ है, वो बार बार कह रहे हैं, और हम लोगों को उस पर गौर करना चाहिए अलग ढंग से। रही बात महिलाओं के वोट की, तो देखिए, ठीक ही कहा कि आइडेंटिटी जो है सो मल्टीपल होती है, ना सिर्फ मल्टीपल होती है बल्कि ओवरलैपिंग आइडेंटिटी होती है। बिहार की महिलाओं में खास करके, उनमें भी अलग अलग कैरेक्टर होता है। खास करके जिन महिलाओं को इनसे बल मिलता है, जिन महिलाओं के जिंदगी में इस 10,000 रुपया से या इस तरह की घोषणाओं से, 30,000 की घोषणाओं से आजीविका दीदी कौन बनती है जी, जिनकी कोई स्थिति नहीं होती है, तो उन पर प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। और तो ये जो आइडेंटिटी लेके आती हैं,
चाहे आजीविका दीदी हो या 10,000 रुपये की महिला से जिसका 10,000 रुपया जिनकी जिंदगी ये होती है, तो उनमें आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति काफी सजगता आई है। जी जी। और अपने अपने फैमिली लीडर होती हैं। और अब जानते हैं कि बैंकों ने चलाया था एक समय में FCP, फैमिली क्रेडिट प्लान, कि पूरे परिवार को दिया जाता है। उसी का विस्तार हुआ आजीविका जी। उसको एक परिवार की तरह लेते हैं, उसमें फिर CBOs बना, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन CBOs जी। तो उसी का डेवलप रूप है जो आज आजीविका दीदी है, CM कम्युनिटी मोबिलाइजर जी। तो इस प्रकार की उनकी अपनी भूमिका, तो उनकी जिंदगी में असर पड़ता है और वो डिटरमाइन करती हैं, अपने अधिकार को असर्ट करती हैं। वो चूंकि फैमिली लीडर होती हैं, सोसाइटियल लीडर भी होती हैं, और उद्योग में भी लीडर होती हैं। छोटे छोटे जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है उसकी वो लीडर होती हैं। इसीलिए इन महिलाओं का जो यहाँ जो एम्पावरमेंट हुआ है बहुत लघु स्तर पर, लेकिन इसके कारण को महसूस किया जा सकता है और इसका परिणाम चुनावी राजनीति पर भी पड़ता ही पड़ता है। जी जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं जन सुराज को लेकर भी करना चाहूँगी, क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये तो राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत है, क्योंकि परंपरागत राजनीति से अब बिहार के लोग ऊब चुके हैं। क्या वाकई एक शिफ्ट, ये जो वोटिंग है वो एक शिफ्ट का इशारा कर रही है प्रफुल्ल सर? नहीं, ये एक खतरनाक शब्दावली है जी, जी। पारंपरिक राजनीति क्या होती है? डेमोक्रेसी हमारी पारंपरिक राजनीति है। डेमोक्रेसी के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। तो क्या लोग डेमोक्रेसी से उब गए हैं? नहीं, जब वो परंपरागत राजनीति की बात करते हैं तो वो जाति के आधार पर जिस तरीके से विभाजन है और फिर मतदान होता है उसका इशारा कर रहे हैं। नहीं, ये प्रशांत किशोर बहुत समझदार आदमी है। वो उन बातों को रखते हैं, जिन बातों को इस तरह से रखते हैं जैसे आप कितने सीट आपको आएगी, तो 15 से नीचे और 150 से ऊपर, तो ये या तो ये। वो जानते हैं कि चीजों को कैसे प्लेस किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट वो इसके मास्टर हैं। इसीलिए देखिए, प्रशांत किशोर की स्थिति बिहार राजनीति में जीतने का मुझे अभी भी लग रहा है कि मीडिया में जितना है, प्रशांत किशोर एक डस्ट क्लाउड की तरह है, गुब्बार, पानी नहीं उसमें, लेकिन डस्ट क्लाउड की तरह है। हाँ, उनके मुद्दे जरूर बहुत महत्वपूर्ण हैं जी। वो शिक्षा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि कब तक जो है आप बाहर जाते रहिएगा शिक्षा के लिए भी और जाति के आधार पर वोट करते रहिएगा। प्रशांत जी, आपसे मैं समझ लेना चाहती हूँ, जन सुराज की जो हवा जो कह रहे हैं कि प्रफुल्ल सर कह रहे हैं कि ज़मीन पर कोई असर नहीं है, युवा मतदाता को कांग्रेस भी लुभाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी के भी युवा काडर ही या फिर मतदाता उनसे जुड़े हुए बताए जाते हैं जी। जन सुराज के भी जी। प्रफुल्ल सर कुछ कह रहे जी? हाँ, मैंने ये कहा कि वो है, लेकिन मैंने कहा कि उनकी स्थिति जैसे डस्ट क्लाउड की तरह है। मैंने ये नहीं कहा कि उनका कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव है, लेकिन जिस उनका प्रभाव उल्टा असर कर रहा है कि जिस सेगमेंट का वोट वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वह भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड का वोट है। वो उनके वोट का, वो आरजेडी का भी नहीं, खास भारतीय जनता पार्टी के अपने फोल्ड का वोट वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के उसमें संभावनाएं उस तरह की नहीं है जैसी मीडिया बता रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लाउड भी क्लाउडी होता है, वो है, गुबार है, उसका असर होगा, दिख जाएगा अभी चुनाव परिणाम हुआ। जी जी, बिल्कुल 14 नवंबर को दिख जाएगा। प्रशांत जी, ऐसे में जिस परंपरागत राजनीति की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या वाकई उसका प्रभाव अब कम होने लगा है बिहार की राजनीति में? नहीं, देखिए, परंपरागत राजनीति की क्या बात है, जैसे ये जरूर है कि ये जो चुनाव है ये मुद्दा पर आधारित चुनाव है। इसमें जो है सब, चाहे वो जो यात्रा हमने नौकरी दो पलायन दो को यात्रा निकाली हो, या जो प्रशांत किशोर जी ने भी जो प्रयास किए हैं, उससे ये जरूर है कि ये इस मुद्दे पे जितनी पहले चर्चा होती थी उससे ज्यादा चर्चा होती, लेकिन ये पूरे बिहार में स्थापित है कि जो महागठबंधन है वो डिलीवर किया है। पिछली बार का जो 1.5 साल का जो पीरियड रहा है, उस पीरियड में ये देखा कि कम से कम एक फ्रंट पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे फ्रंट पे बहुत शानदार प्रदर्शन था, लेकिन जो जॉब वाला फ्रंट है उसमें जिस स्पीड से भर्ती प्रक्रिया चलाई, उससे जो बिहार के युवा हैं उनमें एक विश्वास, तो वो जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रेडिबिलिटी अभी किसी और के पास नहीं है जी। तो इसलिए मुद्दे पे आधारित राजनीति होनी चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहली बार कोई हो रहा है और पारंपरिक राजनीति का मतलब जो नए लोग आ रहे हैं वो सही है और बाकी
सारे जो लोग हैं जो इतने साल से देश और समाज को चला रहे हैं वो सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं। जी, तो जी। जब भी कोई जो चुनाव होगा तो चुनाव में हर पक्ष को देखा जाएगा। चुनाव में जो भी समाज की सच्चाई है वो सच्चाई रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया तो उन्होंने जो है कास्ट कॉम्बिनेशन और बाकी चीजों को नहीं देखा है। वो हर कोई देखता है, हर कोई जो है चुनाव इसके बिना लड़ा ही नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात, और इसको जो है उस तरह से देखा भी नहीं जाना चाहिए। तो बिहार आज ये तय है कि भाई ये जो 4 चीज मैं कह रहा हूं, पढ़ाई, कमाई, दवाई और सामाजिक भागीदारी, इसके लिए उठ करके खड़ा हुआ है, पलायन के खिलाफ उठ करके खड़ा हुआ है। और आप देखेंगे कि अगले चरण का जो चुनाव होगा उसमें और ज्यादा संख्या में युवा जो है बाहर निकल करके आएंगे और वोट चोरी से जो प्रभाव पड़ा है उसका भी असर है। तो ये सब कंबाइन होकर के जो है युवा भारी संख्या में आएंगे और आप देखेंगे कि महागठबंधन के पक्ष में लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक का इशारा और प्रफुल्ल सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ बात ये भी सामने आ रही है कि मीडिया में जिस तरीके से मोकामा में हुए एक मर्डर की चर्चा रही और उसके बाद अपराध को आगे लाने की कोशिश की गई विपक्ष के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान, इसका भी क्या प्रभाव देखने को मिला है मतदान में? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और सीधे चलेंगे प्रफुल्ल सर के पास। एक छोटी सी टिप्पणी प्रफुल्ल सर, उसके बाद सिद्धार्थ जी से अगला सवाल करना चाहती हूँ। जी, मेरी छोटी सी टिप्पणी थी बस ये कि देखिए, प्रशांत किशोर जो है सो बिजनेस कंसल्टेंट हैं और सारे घर को बदल दूंगा जो सामान है वो बिजनेस इंटरप्रीनरशिप का बहुत ही प्रमुख मुहावरा है। इंडिया अनबाउंड लिखने वाले गुलशरण दास जब भारत आए थे कोका कोला से, तो उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि भारत में बाजार का फैलना बहुत मुश्किल है, जहां लोगों के आदर्श इतने स्थिर किस्म के हैं, जहां महात्मा गांधी एक धोती पहनने वाला नेता है और बहुत जल्दी अगर जीवन नहीं बदलता है तो बाजार में नई चीजों के लिए जगह नहीं बनती है। यहाँ लोग ड्यूरेबल खोजते हैं। तो उस हिसाब से वो बिजनेस की भाषा का राजनीतिक प्रतिफलन उनकी भाषा में है। वे दिल से सच्चे कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ एथमेटिक्स ही नहीं, सिर्फ इंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए। हमारे पारंपरिक पहचान को हम विलुप्त नहीं किया जा सकता है, मतदाता इसके लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए वो जो कह रहे हैं वो एक आकांक्षा भर है, उस आकांक्षा का राजनीतिक प्रतिफलन होना मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान है या संभव है। जी। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से मीडिया, कहा जा रहा है कि मीडिया में वही दिखाया जाता है जिसकी मंजूरी सत्ता की तरफ से दी जाती है। मीडिया में जिस तरीके से मोकामा में हुए अपराध, चुनाव के दौरान एक हत्या हुई और अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी होती है, उसके बाद वोटिंग के दिन भी जिस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि आरजेडी के जो एमएलसी हैं उन्होंने शराब के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में जो है अपने कार्यकर्ताओं से उनके काफिले पर हमला करवाया। तो ये कुछ जो है एक बिहार में अपराध की स्थिति को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दर्शाने की कोशिश नजर आती है। सिद्धार्थ जी, क्या मतदान को मैडम उन्होंने जो कहा, अनंत सिंह ने जो किया, उससे ज्यादा खतरनाक ललन सिंह ने किया। सिद्धार्थ जी इस पर प्रकाश डालेंगे। मंत्री होते हुए उन्होंने सबको कहा कि उनकी सत्ता, उनके उसको गिरफ्तार करते उम्मीदवार को, और वो कहते हैं हर किसी को, हम में से हर किसी को अनंत हो जाना चाहिए, एक मंत्री कहता है। जी, अनंत सिंह ने जो किया उससे अधिक ललन सिंह ने जो किया वह महत्वपूर्ण है, वह खतरनाक संकेत है। जी बिल्कुल। और ये सत्ता में बैठे केंद्रीय मंत्री और जो विधायक, सत्ता में शामिल विधायक की तरफ से ये क्रिया निकलकर सामने आई है। सिद्धार्थ जी, आपसे आपकी टिप्पणी समझना चाहती हूँ। ये दृश्य जो दिखाए गए बिहार की धरती से, इसके क्या मायने? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज होती है। अगर इसको आप राजनीतिक तौर से देखिए तो मोकामा में जो घटना हुई, उस घटना से मोकामा में अलग संदेश गया और पूरे बिहार में अलग संदेश गया, क्योंकि मोकामा की डेमोग्राफी थोड़ी अलग है। संजोग से मैं मोकामा का दामाद हूँ पिछले 33 साल से, तो थोड़ा बहुत मोकामा को हम भी समझ लेते हैं। तो मोकामा की डेमोग्राफी है कि मोकामा में जो सवर्ण वर्ग है वो काफी ताकतवर है, लेकिन पूरे बिहार की स्थिति उसकी उल्टी है। तो ये जब मोकामा में जो घटना हुई, वो घटना क्या हुई कि भाजपा की सरकार ने भाजपा की पुलिस को कहा कि भाजपा के ही समर्थित कैंडिडेट को हत्या के जुर्म में अरेस्ट कर लो, और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब इसका मतलब ये है
कि आप पूरे बिहार में ये संदेश जा रहा है कि जो बीजेपी के समर्थक, बीजेपी का कैंडिडेट होता है या बीजेपी का समर्थक कैंडिडेट होता है या बीजेपी का आशीर्वाद प्राप्त कैंडिडेट होता है, वो अधिकतर सवर्ण होता है और वह अवर्णों की हत्या करवाता है। यही तो होता है, क्योंकि बीजेपी ने टिकट भी तो अपने 100 लोगों में से 101 कैंडिडेट में से 49 लोगों को तो सवर्णों को टिकट दिया, जबकि सवर्णों की संख्या उतनी बिहार में है नहीं। सवर्णों की संख्या 10% है, लेकिन आप अगर टिकट 50% दे रहे हो तो आप क्या संदेश दे रहे हो पूरे बिहार को कि हम सवर्णों की पार्टी है। तो आप जिस कैंडिडेट को समर्थन करते हो उसको आप ही की पुलिस गिरफ्तार करती है कि उसने किसी अवर्ण की हत्या की, तो पूरे बिहार में पोलराइजेशन क्या होगा? मोकामा में क्या होगा वो अलग बात है, क्योंकि मैंने कहा ना मोकामा की डेमोग्राफी अलग है। हो सकता है इस तरह की चीजें मोकामा की डेमोग्राफी को पसंद है और जो जेल में है वो जीत भी जाए, ये भी संभव है। मैं उस चीज को वो चीज संभव है, लेकिन उसका पूरा का पूरा पूरे बिहार में तो उल्टा मैसेज जाएगा ना। नहीं, पर सिद्धार्थ जी, अगर आरजेडी के उम्मीदवार भी तो उसी तबके से आते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मोकामा की डेमोग्राफी थोड़ी अलग है। आप उसको कह सकते हैं कि एक तरह से वो शिव जी के क्या कहते हैं त्रिशूल के ऊपर बसा हुआ है, बाकी दुनिया का क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदे कानून मोकामा में नहीं चलते, थोड़ा अलग वहां पर चलता है। तो खैर बात वो नहीं है। मैं मुख्य रूप से एक बहुत गंभीर बात बताना चाह रहा हूँ। बिहार दुनिया को सबसे पहले वैशाली में, मेरे ख्याल से नेहा जी आप जानती हैं, आप भी उसी तरफ की हैं, वैशाली ने दुनिया में सबसे पहले ग्राम गणराज्य दिए थे। मतलब क्या विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है ये बिहार को पता है जी। बिहार का ये डाटा बताता है कि बिहार में कोई भी चुनाव होता है वो राष्ट्रीय दलों का चुनाव नहीं होता, वो क्षेत्रीय दलों का चुनाव होता है। सारे राष्ट्रीय दल मिलके इन लोगों को 30% वोट भी नहीं मिलते हैं। मतलब बिहार में जब वोटिंग होती है 10 में से 7 लोग किसी न किसी क्षेत्रीय दल को वोट करते हैं। आप चाहे वो इस गठबंधन में हो या उस गठबंधन में हो, कोई आज इस गठबंधन में रहता है कल वो गठबंधन भी बदल लेता है। तो बिहार का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय दलों का चुनाव होता है, हमेशा से रहा है। राष्ट्रीय दल बी टीम होती है, क्षेत्रीय दल की वो बी टीम होती है। बिहार में इस बार हुआ कि एक राष्ट्रीय दल जो कि संयोग से बीजेपी है, उसने अपने ही बी टीम को, मतलब अपने ही दोस्त को निपटाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है बिहार की जनता, क्योंकि हजारों साल से सत्ता विकेंद्रीकरण की तरफ झुकी हुई है, इस चुनाव में नतीजा क्या आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रीय दलों का वोट प्रतिशत और सीट थोड़ी सी घटेंगी और क्षेत्रीय दल, कोई भी क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो इस गठबंधन में हो, उस गठबंधन में हो, बिना गठबंधन के हो, क्षेत्रीय दलों को वोट शेयर और सीट शेयर बढ़ती हुई दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, राष्ट्रीय दल जब आप बात करते हैं तो इसमें कांग्रेस के लिए भी निराशा की बात है। मैं प्रफुल्ल सर से एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहती हूँ। प्रफुल्ल सर, अभी दूसरे फेज का, प्रशांत जी मैं आऊंगी आपके पास। प्रफुल्ल सर, दूसरे फेज का अभी मतदान बाकी है और जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या आप इससे सहमत हैं कि एसआईआर को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि बिहार में वोटिंग के दिन क्या हुआ, कहीं यहाँ पर अव्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति ना देखने को मिल जाए, इसके बावजूद बिहार में जिस तरीके से मतदान संपन्न हुआ, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी। जी देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति वैसी खराब नहीं हुई, हालांकि छोटी मोटी झड़पें हुई। अगर उप मुख्यमंत्री बिहार का यह कहता है कि यहाँ का एसपी जो है सो गलत भाषा में कि कमजोर है या उसकी वह स्थिति नहीं, या शिकायत करता है, जबकि वो खुद सरकार में है, जब वो बताते हैं कि देख लेंगे, तो छोटी मोटी घटनाएं हुई, लेकिन इसको कानून और व्यवस्था का मसला नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसका बहुत प्रसार नहीं हुआ। हालांकि मीडिया ने भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई, उसकी उतनी चर्चा नहीं की, लेकिन घटनाएं तो हुई है। कहीं पर वोट नहीं डालने दिया गया, जो लोग गए तो उनको क्या पर्ची कहा गया, पर्ची ले आइए, जबकि पर्ची की कोई भूमिका होती नहीं है। बूथ के अंदर सुना है गुजरात के पुलिस तैनात किए गए, तो ये सब अवांछित काम हुए, लेकिन बिहार यानी रोकने की कोशिश की गई, जबकि चुनाव आयोग को ज्यादा सहयोग करते हुए देखा जाना चाहिए था। प्रशांत जी, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए एक छोटी सी टिप्पणी प्रशांत जी से भी लेना चाहूंगी। जिस बात की आशंका थी प्रशांत जी, जिस तरीके से चुनाव मतदान संपन्न हुआ पहले चरण का, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी। नहीं, मैं बस अपराध वाली बात पे बस 2 बात बहुत जरूरी बात है जो कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि देखिए, प्रधानमंत्री जी जब किसी भी दूसरे राज्य में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, तो वहां कहते हैं टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, सोलर पार्क बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन जब वो बिहार में आते हैं तब वो उनको कट्टा याद आ जाता है। तो आप सोचिए कि एक पूरे बिहार को पूरे विश्व के नजर में किस तरह का वो छवि पेश करना चाहते हैं और किस तरह का शब्दावली का प्रयोग करते हैं। गृह मंत्री जो है, ये किसी की हत्या हो गई, किसी की जान चली गई, और उस हत्या को वो कहते हैं कि ये छिटपुट घटनाएं होती रहती है। और तीसरे जो केंद्र में मंत्री हैं
ललन सिंह जी, वो कहते हैं कि भाई जो आपको वोट ना दो उसको घर से निकलने मत दो। तो इस तरह का जब आप माहौल बनाएंगे तो क्या अपराध जो बढ़ेगा कि घटेगा? एक बात। दूसरी बात कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं एकदम क्लियरली कह रहा हूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो भाजपा हो, हर पार्टी में जो है अपराधियों को, किसी न किसी अपराधी को टिकट दे दिया जाता है। इसका जवाब जनता को देना चाहिए कि कोई भी अपराधी को अगर टिकट मिलता है तो उसका जमानत जब्त हो, ताकि अगली बार से पार्टियां ऐसे अपराधी को हीरो बनाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, लेकिन बिहार में ये जो अपराधी हैं उनके साथ एक रॉबिन हुड का तमगा टैग जरूर जोड़ दिया जाता है, जिसे कहीं ना कहीं अब तक माइलेज लेते आ रहे हैं। अपनी जातियों के अपराधी को जो है हीरो बना देते, संरक्षण देते आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये बिहार की समस्या है और ये मतदाताओं को जरूर सोचना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि पलायन रोका जाए और बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल सर आपका भी, सिद्धार्थ सर आपका भी, और प्रशांत जी आपका भी आभार, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूं कि बिहार में जिस तरीके का मतदान हुआ और जिस एब्सोल्यूट नंबर की बात इस चर्चा के जरिए सामने निकल कर आई है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? हम तक लिखकर पहुंचाएं info@ejsbroadcasting.com या फिर neha@ejsbroadcasting.com पर भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।